तो क्या इंदिरा को अपनी मौत की आहट सुनाई दे गई थी? क्या इंदिरा को पता लग गया था कि महज 24 घंटे के अंदर उनकी जिंदगी की डोर टूट जाएगी, छूट जाएगा अपनों का साथ और लिखा जाएगा हिंदुस्तान की राजनीति का एक और अध्याय? सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस मनहूस दिन से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी की जुबान से एक शब्द निकला जो भाषण में लिखा ही नहीं गया था। न जाने क्या था इंदिरा के मन में। इंदिरा गांधी का यह भाषण कांग्रेसी नेताओं के बीच कई घंटों तक चर्चा का विषय बना रहा। कई लोगों को ताज्जुब भी हुआ कि आखिर इंदिरा ने ऐसी बात क्यों कही। इंदिरा को अभी उड़ीसा में कुछ और वक्त प्रचार करना था, लेकिन इंदिरा को ऐसी खबर मिली जिससे इंदिरा बेचैन हो गई। इंदिरा को बताया गया कि उनके पोतों यानी राहुल और प्रियंका का कार एक्सीडेंट हो गया है। इंदिरा को बताया गया कि सेंट कोलंबस स्कूल से लौटते समय राहुल और प्रियंका की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि इंदिरा गांधी ये भी जानती थी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल और प्रियंका को कहीं से भी ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन इंदिरा दोनों पर ही जान छिड़कती थी, इसीलिए तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला लिया। रात को ही इंदिरा का प्लेन पालम हवाई अड्डे पर उतरा। भुवनेश्वर की जमीन गांधी परिवार के लिए हमेशा ही बुरी खबरों की वजह बना रहा। जनवरी 1964 में इंदिरा गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यहीं पर दिल का दौरा पड़ा था। इसके 3 साल बाद 1967 में लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर यहीं पर पत्थर फेंका गया। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की रात दिल्ली पहुंची। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता, लेकिन यह भी एक अलिखित नियम था। अगर इंदिरा दूसरे शहर से देर शाम घर पहुंचती, अगले दिन जनता दरबार नहीं लगाया जाता। 30 तारीख की शाम इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम को रद्द कर दे, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिन्यू को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। तारीख थी 31 अक्टूबर। किसे पता था उस रोज हिंदुस्तान का एक चमकता सूरज डूबने वाला था। सफदरजंग रोड यानी उस वक्त का प्रधानमंत्री आवास शांत था। इससे कुछ कदमों की दूरी पर पीटर अपने कैमरा क्रू के साथ इंदिरा का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा होना था, लेकिन कुछ तो था जो असामान्य था। कुछ तो था जो तूफान से पहले की खामोशी का एहसास दिला रहा था। अभी एक हफ्ते पहले 24 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई गई। जश्न में फूटे पटाखों के हिस्से यहाँ वहां बिखरे पड़े थे और इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पीटर पटाखों के उसी कचरों में जूझ रहे थे। लॉन की सफाई कराई जा रही थी। सुबह 8 बजते बजते इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन भी पहुंच गए। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में पहुंचे तो वो अपना मेकअप करा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा। दिवाली के पटाखों को लेकर थोड़ी नाराजगी भी जताई, फिर अपना मेकअप कराने में जुट गई। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस मनहूस वक्त की ओर बढ़ रही थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह अपनी रफ्तार से निकलती जा रही थी। घड़ी में 9 बज गए। लॉन भी साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। चंद मिनटों में इंदिरा एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आता देख अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। आर.के. धवन भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इंदिरा और धवन के बीच करीब 3 फुट की दूरी थी। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नारायण सिंह छाता लेकर उनके साथ हो लिया। तेज कदमों से चलते हुए इंदिरा उस गेट के करीब 11 फीट दूर पहुंच गई थी, जहां वो 2 शख्स तैनात थे जो देश की तीसरी प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी करने के लिए तैयार बैठे थे। इनमें से एक था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और उसके ठीक बगल में बने संतूरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन के साथ मुस्तैद खड़ा था। आगे जो होने वाला था वो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला था। क्या हुआ जब घायल इंदिरा पहुंची एम्स? इंदिरा की मौत से कैसे बदला भारत की राजनीति का समीकरण? ऐसे ही राजनीति के किस्सों और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए वीओ न्यूज।